बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ओ लेवल्स का पाकिस्तान स्टडीज 2059 जिसका पेपर कोड है, पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अक्सर लोग इसको ज्योग्राफी का नाम दे देते हैं, विच इज नॉट द केस। इसके पेपर 2 का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं, द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो यहां पर बिल्कुल सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए उसके 8। द लैंड ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज, पावर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड पॉपुलेशन। ठीक है, और हम पूरा ओ लेवल के ही सिलेबस को फॉलो करने जा रहे हैं। पर हमारा जो स्टार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले ग्लोब से स्टार्ट करेंगे। ग्लोब मतलब हमारी अर्थ के अंदर रहते हुए किस पोजीशन पे है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान को लोकेट करके फिर पाकिस्तान के अंदर जूम इन कर जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। क्लियर है? बीच बीच में अगर मौका मिलेगा तो हम गूगल अर्थ का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर गूगल अर्थ से चीजें जो है बड़ी इंटरैक्टिवली हम गेज कर सकते हैं, क्या चीज कहां पर है, मुल्क कहां पर। तो अभी हम गूगल अर्थ को ही स्टार्ट करते हैं और उससे सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान कहां है बिफोर वी गेट ऑन। ये हमारा लेक्चर सिलेबस के ओवरव्यू का है, पूरा सिलेबस आपका किस तरह का है इसका। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब से अगर हमें पहचानना है पाकिस्तान को कि कहां पर है, तो इस ट्रायंगल को ढूंढना। ये बड़ा क्लाउडी सा हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक ट्रायंगल है ग्लोब के अंदर। इससे थोड़ा वेस्ट पे आ जाए तो हमारे पास एक नीचे ट्रायंगल नजर आता है और एक ऊपर, उसके ऊपर अलग लैंड नजर आता है। ठीक है, इसी बड़े ट्रायंगल से ईस्ट की तरफ आ जाए, मतलब राइट साइड की तरफ आ जाए, तो हमें एक यहां पर ट्रायंगल नजर आता है। सही, ट्रायंगल जैसा शेप है। तो जो सबसे बड़ा आप लोकेट करेंगे ये हमारे अफ्रीका। कॉन्टिनेंट कौन सा है ये? अफ्रीका। अफ्रीका से वेस्ट की तरफ आए, देखो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ठीक है ना, और ईस्ट जो है, अगर हम नॉर्थ को फेस करें तो नॉर्थ के सीधे हाथ पे ईस्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट है साइड, ये साइड हमारी ईस्ट है अफ्रीका के, और अफ्रीका के ये साइड हमारी वेस्ट है। अफ्रीका के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन अफ्रीका इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है कि जिसके जरिए हम बाकी लोकेट कर सकते हैं। अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल जो है वो यूरोप है। ठीक है, अफ्रीका के ईस्ट की तरफ आ जाते हैं तो हमारा एशिया है ये पूरा। और एशिया कहां तक है? एशिया में आप समझ लो ये भी शामिल है। क्या है ये? अरेबियन पेनिनसुला। यूएई नहीं है सिर्फ, इसमें तमाम अरेबियन कंट्रीज है। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या होता है, मौका मिलने पे उस पर बात कर लेंगे, बल्कि मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं। पेनिनसुला वो होता है कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके 3 तरफ पानी हो। देख रहे, यहां पानी, यहां पानी, यहां पानी, यहां पानी, तो ये पूरा क्या बन गया? अरेबियन पेनिनसुला, जिसको उर्दू में कहते हैं जजीरा नुमाए अरब। जजीरा होता है आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। ये चारों तरफ पानी नहीं है, इसके 3 तरफ पानी, तो ये जजीरा नहीं, जजीरा नुमा है, मतलब एग्जैक्टली जजीरा नहीं है, जजीरे जैसा है क्योंकि 3 तरफ पानी है। सो जजीरा नुमा अरब बोल दो या अरेबियन पेनिनसुला बोल दो इसको। ठीक है, अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला से थोड़ा सा और हम आ जाते हैं ईस्ट की तरफ, तो हमारे पास आ जाता है ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, और इंडिया से ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारा क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज ये व्हाइट व्हाइट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे वो माउंटेन्स हैं जो बर्फ, जहां पर फुल बर्फ जमी हुई है, बिकॉज वहां का वेदर, वहां का क्लाइमेट एक्चुअली इतना कोल्ड है। ठीक है, साउथ पे बिल्कुल पाकिस्तान के आ जाए तो पाकिस्तान के साउथ पे जो है वो अरेबियन सी जुड़ता है पाकिस्तान से। सो ये सारी बात आप करेंगे। हमने पाकिस्तान को लोकेट अगर करना है गूगल अर्थ के अंदर तो आप इस तरह से कर सकते हैं, गूगल अर्थ खोले और उसको देख ले। ठीक है, हम जूम आउट करते हैं तो हमारे पास एट द एंड यही हमारा अफ्रीका है। सही है, देखते हैं कि उनमें हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। पहले टॉपिक के सारे जितने भी नाम हैं उनको एक तरफ में ले लेता हूं। एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान है सब्जेक्ट का नाम। इसको ज्योग्राफी जो कह देते हैं उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर अगर मैं पहले बात कर लूं। ज्योग्राफी इसको जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब, ग्राफी मतलब मेजरमेंट। ठीक है, अर्थ की मेजरमेंट का मतलब होता है जियोग्राफी। एक सब्जेक्ट होता है जियो लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। तो क्या कहलाए ये? अर्थ की स्टडी, अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जियोलॉजी है। जियोग्राफी अर्थ की मेजरमेंट्स के हवाले से। तो यह हम पूरे अर्थ की मेजरमेंट्स तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी की भी बात हो रही है इसमें कि पाकिस्तान किस तरफ लोकेटेड है, फिर उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की जमीन किस तरह की है,
मतलब लैंडस्केप्स कहलाते हैं। जमीन किस तरह की है, उतार चढ़ाव है जमीन में, पहाड़ी इलाके हैं, जमीन खत्म हो रही है तो समंदर से जुड़ रही है, पाकिस्तान की जमीन के दरमियान से पूरा दरिया का सिस्टम बह रहा है, इंडस रिवर सिस्टम, ये पाकिस्तान की जमीन के फीचर्स हैं, वो भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि जमीन से ऊपर ही जो पूरा मौसम है, सारा क्लाइमेट जिससे मतलब जो क्लाइमेट है जिससे तमाम मौसम आते हैं वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कितनी मतलब फार्मिंग होती है, किस किस तरह की क्रॉप्स उगती हैं, किस किस तरह के फ्रूट्स उगते हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ज्योग्राफी की बात तो नहीं हो रही, इसमें खाली पाकिस्तान की अर्थ के अंदर रहते हुए कोई मेजरमेंट तो नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी पार्ट है इसका, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका पूरे का नाम दे दिया, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स कवर होने हैं वो है लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जमीन। लैंड ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब से स्टार्ट करेंगे, पूरे अर्थ से पाकिस्तान कैसे हम लोकेट करते हैं। अभी रफली हमने लोकेट करके देख लिया, इंडिया को लोकेट करके पाकिस्तान निकाला, लेकिन बाकायदा ज्योग्राफी के जरिए, बाकायदा कैलकुलेशन के जरिए पाकिस्तान की जो है वो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जरिए हम पहुंचते हैं, वो मैं बताऊंगा। जो अल्फाज कभी बीच में इस्तेमाल कर लो ना, जैसे मैंने अभी बोला कोऑर्डिनेट्स, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट्स क्या है, अभी हम पहुंचेंगे वहां पर। बस कोऑर्डिनेट्स के जरिए पाकिस्तान को लोकेट करना सीखेंगे। इसमें पाकिस्तान को लोकेट कर लिया तो उसके बाद पाकिस्तान के आसपास आजू बाजू जो भी पड़ोसी है और पाकिस्तान के साउथ पे जो सी है उसको देख लेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आके जो प्रोविंसेस एंड एवरीथिंग, तो ये लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह से आ जाएंगे। फिर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो कुदरत की दी हुई जितने भी कुदरत के वसाइल हैं, नेचर के दिए हुए, जो इतने सारे पहाड़ है तो सिर्फ पत्थर थोड़ी होता है पहाड़, पहाड़ों से लाइमस्टोन निकलता है जिससे सीमेंट बनता है, पहाड़ों से कोयले, कितने ही तो कोयले की कानें होंगी यहाँ पर, कितना जो है ऑयल एंड गैस जमीन के अंदर दफन होगा, कहां कहां पर। पाकिस्तान की जो समंदर की कोस्ट लाइन लगती है वहां पर कितनी फिशिंग हो सकती होगी, जो समंदर की कोस्ट लाइन पाकिस्तान की लगती है वहां पर पानी के जहाज आके रुकते होंगे, तो किसी एक मुल्क से माल दूसरे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से माल पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के बंदरगाह पे रुकता है, मतलब पोर्ट के ऊपर रुकता है। अगर पाकिस्तान के पास सी नहीं होता तो पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री होती, चारों तरफ से लैंड ही लैंड होता, तो समंदर के जरिए पाकिस्तान में माल आ नहीं सकता था। समंदर बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ज्यादा दुनिया भर का सबसे ज्यादा माल जो ट्रांजिट होता है वो समंदर के जरिए होता है, क्योंकि पानी का जहाज वेट बहुत कैरी कर सकता है, हवाई जहाज इतना वेट थोड़ी कैरी कर सकता है। और हवाई जहाज से इसीलिए एयर ट्रेवल से सामान को लाना ले जाना बहुत महंगा भी पड़ता है। पानी का जहाज स्लो बहुत होता है, निकला अपने फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री से पोर्चुगल से निकला तो पाकिस्तान पहुंचते, अगर पाकिस्तान के पोर्ट पे अगर उसने रुकना है तो उसको पहुंचते पहुंचते पता नहीं 30 दिन लग जाएंगे शायद, पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत सारा वेट उसके ऊपर आएगा, बहुत सारा वजन आएगा उस पर, फिर वो पाकिस्तान के बंदरगाह पे रुकेगा, माल उतरेगा, यहां अनलोड होगा, फिर यहां से जिन्होंने मंगवाया उनके वेयर हाउसेस तक पहुंच गया वगैरह वगैरह। सो ये पाकिस्तान अगर लैंड लॉक्ड होता, पाकिस्तान तो खैर नहीं, चलो किसी और मुल्क की बात करते हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ लैंड है। अफगानिस्तान के साउथ में पड़ता है ईरान, और ईरान समंदर से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान समंदर से नहीं जुड़ा हुआ। तो अफगानिस्तान तक माल पहुंचने के लिए बाय रोड पॉसिबल है, वो बाय एयर तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बाय रोड लेके आने का मतलब कि किसी कोई ऐसा मुल्क जो समंदर से जुड़ा हुआ, वहां पर कोई पानी के जहाज रुकेंगे, पहले माल अनलोड होगा, फिर वो ट्रकों में भरेगा, ट्रकों के जरिए फिर अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, मुश्किल भी है। तो जो लैंडलॉक कंट्रीज है उनके पास ट्रेड करने के मतलब तिजारत करने के जो ऑप्शन, खरीदो फरोख्त के जो ऑप्शन होते हैं वो आसपास पड़ोसी कंट्रीज के साथ होते हैं। वो नहीं अफोर्ड कर सकता पड़ोसी कंट्रीज से बिगाड़ने की, क्योंकि उसको अगर दुनिया से जुड़ना है उसके पास समंदर मौजूद नहीं है, तो आसपास किसी से अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे ताकि माल डायरेक्ट बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉस होकर आ जाए। सो बहरहाल अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड देयर आर मेनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज लाइक दैट। चाइना को पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है। अच्छा, चाइना के पास अपना भी, चाइना खुद सी से कनेक्टेड है, लेकिन चाइना इतना बड़ा है कि चाइना एक तरफ से सी से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से सी से कनेक्ट होने के लिए बीच में पाकिस्तान का सहारा लेता है वो। सो बहरहाल वी विल टॉक अबाउट इट। तो नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के पास समंदर के साथ भी जुड़ता है पाकिस्तान, ठीक है। और फिर पाकिस्तान इक्वेटर ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर आता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर तो नहीं आता, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज कह सकते हो उसको। मैं क्या ये जो टर्म्स यूज कर रहा हूं आगे जाके आएंगे, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं पाकिस्तान के जो क्लाइमेट है, जो पाकिस्तान को मौसम मिलता है उसमें वेरिएशन बहुत है। सीजन्स देखो हर किस्म के आते हैं यहाँ पर, बेसिक बोल दे तो बाहर आती है, खिजा आती है, गर्मी सर्दी तो है ही। तो वो हर किस्म के सीजन आने का मतलब दोनों सीजन्स की क्रॉप्स उग सकती है आपके मुल्क में। आपके मुल्क में गंदम, चावल, शुगर केन, अलग अलग तरह के सर्दियों की क्रॉप्स, गर्मियों की क्रॉप, ज्यादा पानी जिसमें जो ज्यादा पानी मांगते हैं वो क्रॉप्स भी उग सकते हैं, जो कम पानी के अंदर उगती है वो भी उग सकती हैं। सो वी विल टॉक अबाउट इट ऑल। पावर जनरेशन, पाकिस्तान के अंदर जो पावर है उसकी सोर्सेज क्या है, फिर इसके ऊपर बात होगी।
पाकिस्तान की अभी मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है अभी भी पाकिस्तान वो ऑयल एंड गैस बर्न करके ही बनाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो डैम है, डैम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाउस होल्ड जितने हैं अब वो आहिस्ते आहिस्ते काफी हद तक जो है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आहिस्ते आहिस्ते सोर्सेस ऑफ पावर है। कोयला जला के भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ऑयल एंड गैस जला के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। आप डैम है, डैम के जरिए पानी गुजर रहा है, तो पानी गुजरने की वजह से डैम के अंदर एक टरबाइन का सिस्टम लगा होता है जो घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, इसके अलावा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, विंड पावर जनरेट हो सकती है। पाकिस्तान के पास कोस्ट है, तो कोस्टल एरियाज जो भी है पाकिस्तान के, वहां पर विंड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर विंड मिल्स लगा दी, जो पोल के साथ, एक पूरे पोल के साथ पंखा लगा होता है, ठीक है, और वो पंखा घूमता है, तो उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास समंदर के अंदर भी इस तरह के जो है ना वो प्लांट कर सकता है मशीनरी के, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। समंदर की लहरों की वजह से जितनी लहरें उछलेंगी, हिलेंगे, जुलेंगे, तो वो जो भी डिवाइसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो करेंगी। सही, तो देयर इज अ लॉट, बहुत सारा स्पेस है। पावर के ऊपर जब बात करेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है? पाकिस्तान के अंदर एक पूरा रिवर सिस्टम गुजर रहा है, इंडस रिवर सिस्टम, तो उसके आसपास जितने भी प्लेन एरियाज है, जो फ्लैट एरियाज है, वहां पर बहुत आसानी से एग्रीकल्चर होता है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें जितनी क्रॉप्स हैं या लाइव स्टॉक फार्म, लाइव स्टॉक क्या होता है? जानवर वगैरह, भेड़ बकरी जानवर गाय वगैरह, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर वो तमाम इंडस रिवर सिस्टम के आसपास होती है। अगर मैं उसको आपको गूगल अर्थ पे भी दिखाऊं तो किस तरफ पड़ेगा? अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर आते हैं। अफगानिस्तान की बात कर रहा था, तो देख लो अफगानिस्तान, यहाँ पर जहां मेरा माउस चल रहा है तो उस तरफ अफगानिस्तान लिखा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। ईरान और पाकिस्तान समंदर के साथ जुड़े, अफगानिस्तान समंदर के साथ नहीं जुड़ा। जो मैं अभी आपको बता रहा था वो ये बात थी। एनीवेज, पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आप ये देख रहे हो ग्रीन एरिया जितना दिख रहा है, जितना भी ग्रीन एरिया है ना, ये हमारा पूरा इंडस रिवर सिस्टम आ रहा है। पहाड़ों से पानी का फ्लो बनता हुआ आ रहा है, बर्फानी पहाड़ पिघल पिघल के ये रिवर सिस्टम के अंदर ऐड होता जा रहा है पानी। ये पूरा रिवर सिस्टम ऐड होते 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 पंजाब से गुजरते हुए, सिंध से गुजरते हुए फाइनली अरेबियन सी के अंदर बहता है। तो इस पूरे एरिया में जो पानी गुजर रहा है, जिन जिन जगहों से गुजर रहा है, वो देख रहे हो हरियाली वहां। लेकिन अगर हम थोड़े से इस तरफ आ जाए तो यह बिल्कुल हरियाली नहीं है। ये वाला एरिया हमारा कौन सा होगा? डेजर्ट्स कह सकते हो, लेकिन ये अगर पाकिस्तान के इस एरिया का नाम बोलूं तो ये प्रोविंस है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान, अब जब आप पाकिस्तान की पूरे लोकेशन को समझोगे, पाकिस्तान की टोपोग्राफी को समझोगे, टोपोग्राफी मतलब कि पाकिस्तान का जो सरफेस फीचर है, अर्थ जो है उसके जो फीचर्स है तमाम, वो अगर समझोगे तो जाके आपको समझ में आएगा बलूचिस्तान इतनी बड़ी जगह है, लेकिन वहां पर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वहां पर लोग आबाद क्यों नहीं हो सकते? सबसे बड़ा रीजन उसका है कि वहां से रिवर सिस्टम नहीं फ्लो होता। इंडस रिवर सिस्टम जो फ्लो हो रहा है हमारा, वो जिन एरिया से हो रहा है, पंजाब और सिंध के एरियाज है मोस्टली, और जिन एरियाज से फ्लो नहीं हो रहा, तो पंजाब और सिंध के एरिया से पूरा इंडस रिवर फ्लो हो रहा है, तो यहां से पाइप की लाइनें लगा लगा के, कैनाल्स लगा लगा के पानी दूर दराज तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान इतना दूर हो जाता है और इतना पहाड़ी सा इलाका है कि वहां तो पानी की लाइनें भी नहीं बिछ सकती। पानी की लाइनें बिछाने के लिए तो पहले मशीनरी ले जानी है, मशीनरी ले जाने के लिए पहले रोड्स बनाने पड़ेंगे। वहां रोड्स बनाना इतना डिफिकल्ट है, पहले रोड्स बनाओ, फिर मशीनरी उन रोड्स के जरिए लेके जाओ, फिर उसके बाद पहाड़ों को खोदो और पानी की लाइनें निकालो, कैनाल्स बनाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी इजी टू से बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही। टू डू डेवलपमेंट इज नॉट सो इजी, इट्स प्रीटी हार्ड। अब आप ये सीन देखना, यहां पर क्या है, पाकिस्तान के ऊपर है चाइना, आपको आइडिया हो जाएगा जगहों के नाम से, जिंगजियांग और ये जो भी सब ऐसे नाम है। चाइना जो है, मैं इस मैप के अंदर सिर्फ माउस घुमा रहा हूं, आपको माउस को अगर ट्रैक कर सकते हो तो गुड इनफ। ठीक है, तो ये जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ के ऊपर आ जाए तो ये पाकिस्तान है जी। देखिए लाइनें, बॉर्डर्स आपने इतने क्लियर नहीं होंगे, मेरे माउस को फॉलो करना बस। पाकिस्तान से मैं नॉर्थ पे आता हूं, तो नॉर्थ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स है, और नॉर्दर्न माउंटेन्स से पार होने के बाद ये जो एरिया है चाइना का है, जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न माउंटेन्स के साथ बॉर्डर लगता है, खुंजराब पास के जरिए चले गए। ठीक है, माउंटेन्स से जाना इतना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन माउंटेन्स के दरमियान से जो रास्ते बनते हैं उनको कहते हैं पासेस। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के साथ जोड़ता है खुंजराब पास। अब चाइना का ये देखो, जिस तरह हमारा बलूचिस्तान है, चाइना का भी इस तरह से खाली खाली सा है। चाइना का भी जो पूरा हिस्सा है उसमें से चाइना का जो वेस्ट वाला पार्ट है, चाइना के अंदर रहते हुए जो वेस्ट वाला पार्ट है, वहां आबादी नहीं है इतनी। अब पूरी बात समझना, चाइना लैंडलॉक कंट्री नहीं है। चाइना का अगर आप देखो ना, ये सारा चाइना ही चाइना है। चाइना का ईस्ट साइड के ऊपर समंदर है,
ईस्ट चाइना सी के नाम से। चाइना के पानी के जहाज यहां लगते हैं, लेकिन जब चाइना के पानी के जहाज यहां लगते हैं, फिर चाइना के वो जहाज लोड होकर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना की ही है दुनिया में। चाइना के पानी के जहाज के ऊपर माल लाद दिया जाता है, फिर वो देखो अब वो अमेरिका तक पहुंचेंगे कैसे या यूरोप तक पहुंचेंगे कैसे। यहां से पानी का जहाज चला, होते 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 इन आइलैंड्स के दरमियान से गुजरा, और यहां से होता हुआ, इस रूट से होता हुआ, फिर यहां जो जगह बीच में इसको मिलेगी आइलैंड्स के दरमियान से गुजरते हुए, यहां से आया, फिर यहां से आके इंडिया के नीचे से गुजरा, ठीक है ना। ये गुजरते गुजरते उसके बाद ये पानी का जहाज कहां से चला था, फिर दिखा रहा हूं एक दफा। यहां से चला था जहां से मेरा माउस है, वहां से चलते 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 गुजरा यहां से, और यहां से गुजरते गुजरते उसके बाद यहां पर आके रुका। रुका नहीं, एक जमाना था जब पानी के जहाज को नीचे से अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था। इतना लंबा रूट पानी के जहाज के लिए, खौफनाक लंबा। लेकिन अब अफ्रीका के नीचे से घूम के नहीं जाना पड़ता। 200-300 साल पहले जो है ना, यहां पर एक कटिंग बनी है जिसका नाम है सुइस कैनाल, ठीक है। वो देख रहे हो समंदर, ये वाला समंदर और अगला समंदर, उसके दरमियान छोटा सा पीस ऑफ लैंड, दिखने में छोटा सा, बहुत बड़ा है ये। तो उसमें पता नहीं कितने साल का, आई डोंट नो, उसका देखना पड़ेगा, मेरे ज़हन में कोई नंबर नहीं आ रहा है सवाल से। लेकिन सुइस कैनाल का यहाँ से प्रोजेक्ट गुजरा है। अगर मैं सर्च करूँ ना सुइस कैनाल के बारे में, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आएगी कैनाल। तो सुइस कैनाल का ये सुइस कैनाल, ये मतलब कैनाल का मतलब इंसानों का अपना खोदा हुआ पानी का रास्ता होता है कैनाल, ठीक है। तो सुइस कैनाल की जो जगह है ये पूरी बनी हुई है, यहां से पानी के जहाज पूरे लैंड के बीच में से काटते हुए निकल जाते हैं और मेडिटेरेनियन सी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये पानी का जहाज वहां से निकला और मेडिटेरेनियन सी के अंदर घुस गया। मेडिटेरेनियन सी से फिर होते 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 जिब्राल्टर एक मकाम है। जिब्राल्टर ये कैनाल नहीं है, ये कुदरती है, ये कुदरती गैप है, ठीक है ना। तो उससे गुजरा पानी, वो अपना पानी का जहाज, फिर वहां से गुजर के घूमा पूरा और ऊपर यूरोपियन कंट्रीज के, यूनाइटेड किंगडम में चला गया, नेदरलैंड्स चला गया, डेनमार्क चला गया, सही है। इतना लंबा रूट चाइना का था। तो चाइना स्टार्ट वहां से हुआ था और ये पूरा घूमते 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 यूं गया। चाइना का पाकिस्तान से जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, चाइना अपने ट्रक्स ले जाके लोड अगर करता था ना अपने ईस्ट साइड वाले सी पे, तो चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से चाइना से अब माल नॉर्दर्न एरियाज के जरिए पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह तक आता है, जो कि ये रही, ट्रक के जरिए। फिर यहां से पानी के जहाजों पे लोड होता है। गवादर बंदरगाह पे किसका कंट्रोल है, चाइना का। पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, पूरी डेवलपमेंट की है उसने। वहां से चाइना का माल लोड होके जो यूरोपियन कंट्रीज को जाना है तो यहीं से चला जाएगा। तो इतना बड़ा सी रूट बचा लिया चाइना ने अपना, जिसका मतलब बहुत सारे दिन बचा लिए, कितने दिन बाद पहुंचना होता, सही ना। बहुत सारे बीच बीच में से पोर्ट से जो गुजर रहा था ना चाइना, वो बच गया। बहुत सारी ट्रैवलिंग कॉस्ट बची माल की। और सिर्फ ये नहीं, चाइना का इस जगह पर जो है ना, इन आइलैंड्स के अंदर फड्डा है। ये जो तमाम आइलैंड्स है ना, ये इन आइलैंड्स के अंदर थोड़ा सा फड्डा भी है। तो चाइना किस तरह सस्टेन कर रहा है उस फड्डे को। लेकिन इवेंचुअली चाइना जो है, चाइना ने 2-3 जगह यहां पर क्लेम की हुई है कि ये उसकी हैं, और उस वजह से, और जो अमेरिका के कंट्रोल में जो कंट्रीज हैं जैसे फिलीपींस वगैरह हो गई, तो वो इस चीज को मान नहीं रहे। तो चाइना का एक कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से वैसे ही चल रहा है। बहरहाल पॉइंट ये कि चाइना ने उसका एक ऑल्टरनेट रूट निकाला है पाकिस्तान के जरिए, कि पाकिस्तान को के बीच में से रास्ते से माल निकाल के जो ट्रकों में पहुंचे गवादर बंदरगाह तक, बंदरगाह मतलब पोर्ट, और वहां पर पानी के जहाज में माल लोड होगा और उस पानी के जहाज को निकालेंगे। बहरहाल ये एक छोटा सा ओवरव्यू कि पाकिस्तान की जो मैं पावर जनरेशन से यहां तक खैर पहुंच गया, ये ओवरव्यू दे रहा हूं। ऐसे बीच बीच जो बात कनेक्ट होती जा रही है बताता जा रहा हूं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत पोटेंशियल है, और उस बात को करते करते मैं यहां तक पहुंचा था समंदर, वो कि हमारे वहां से जो दरिया गुजर रहा है। एग्रीकल्चर समंदर के पानी पे नहीं होता, दरिया के पानी में होता है। फर्क क्या है, दरिया का पानी क्या होता है, मीठा पानी, मतलब उसमें नमकियात नहीं होती, सैलिनिटी नहीं होती। तो नमकियात के अंदर रहते हुए वेजिटेशन नहीं हो सकती। वेजिटेशन मतलब हरियाली, नमकियात हो तो वेजिटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इनफैक्ट कहीं पर अगर पानी पड़ा हुआ है ना समंदर का, और धूप पड़ने से पानी उड़ गया और सिर्फ नमक रह गया उस जमीन पे, तो उस जमीन पे भी हरियाली नहीं हो सकती। अब उस जमीन पे हरियाली करने के लिए पहले पूरी लेयर ऊपर की हटानी पड़ेगी, उसकी वजह से, नमकियात की वजह से। बहरहाल तो समंदर का पानी जो है
वो पाकिस्तान का जिन जिन जगह पर समंदर का पानी है तो वहां तो हरियाली नहीं होगी, लेकिन समंदर का पानी एक सवाल हो सकता है यहां पर कि पाकिस्तान का दरिया का पानी समंदर में बह रहा है, समंदर का पानी दरिया के उस तरफ उल्टा आगे क्यों नहीं बह रहा? तो पाकिस्तान का जो स्लोप है ना वो इस तरह से कि जो दरिया वाला पानी जिस तरफ है ना वो ऊंची जमीन है और समंदर जहां पर है ना वो नीचे वाली जमीन, तो वहां से पानी फ्लो डाउन हो रहा है। समंदर का पानी ऊपर उड़ान थोड़ी उड़ के थोड़ी आएगा ऊपर। बहरहाल तो इससे आहिस्ते आहिस्ते करके हम चीजों को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा डिटेल मिलेगी। मैं आगे बढ़ता हूं, ओवरव्यू चल रहा है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पोटेंशियल पाकिस्तान के बाद बहुत है। पोटेंशियल मतलब इम्कानात, अपॉर्चुनिटी बहुत है, मौके बहुत है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज क्या करती है? कुछ मैन्युफैक्चर करती है। इंडस्ट्री का क्या काम है? कुछ मैन्युफैक्चर करना। फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्रीज में आती है ना। मैन्युफैक्चर आप कब करोगे? जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा, कोई कच्चा माल आएगा, उसी से कुछ पक्का माल बनाओगे ना। जैसे कि कीचड़ नुमा ऑयल आया जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, जो जमीन से निकलता है कीचड़ की सूरत में, उसको रिफाइन करते हैं। तो उसकी रिफाइन करने के बाद उसमें से पेट्रोल निकलता है, हाई ऑक्टेन निकलता है, ग्रीस निकलता है, या तारकोल निकलता है जो रोडों पर डलता है जब रोड बन रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं पेट्रोल की। तो वो क्रूड ऑयल आता है, उसमें से कितनी चीजें निकलती है। तो ये जो क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रही है ये इंडस्ट्री कहलाई। इसी तरीके से अगर किसी जानवर किसी जानवर को रेयर किया जा रहा है, जहां पर पाला जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, वो तो लाइव स्टॉक फार्मिंग कहलाई। अब उस जानवर को किसी इंडस्ट्रीज में ले गए, ठीक है ना, उस इंडस्ट्रीज के अंदर उनको स्लॉटर हाउसेज हैं और स्लॉटर करके उसके गोश्त के पीसेस बना के दे दिए, तो इंडस्ट्री करेगी ना ये काम। इसी तरीके से उसकी खाल किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे दी, वो इंडस्ट्री खाल को लेके रीप्रोसेस करके उससे लेदर के गुड्स बना रही है, लेदर के वॉलेट्स, पर्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजें बनती है, जैकेट्स वगैरह। क्लियर है? तो ये सारा काम इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्री को पावर चाहिए। पावर मतलब बिजली। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बेचारी पावर की मारी है, क्योंकि पावर हमारे यहां बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। बिजली पाकिस्तान में महंगी क्यों है? क्योंकि तकरीबन 70% बिजली, तकरीबन 70% बिजली किससे बनती है हमारी? ऑयल एंड गैस से। किससे बनती है? एग्जैक्टली और ऑयल एंड गैस से अगर हमारी 70% बिजली बन रही है, पाकिस्तान के पास ऑयल इतना है ही नहीं, पाकिस्तान के पास ऑयल शॉर्ट है। पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो डॉलर में पेमेंट होती है, तो बहुत महंगा पड़ता है पाकिस्तान को ऑयल। सही है? तो क्योंकि ऑयल बहुत महंगा पड़ता है तो उससे बनी हुई बिजली भी बहुत महंगी पड़ती है, और इस वजह से हमारे पास बिजली बहुत एक्सपेंसिव है। और बिजली इतनी एक्सपेंसिव होने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका बिल इतना ज्यादा आता है कि उनकी जो प्रोडक्ट बन के निकलती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर होती है। तो हमारी इंडस्ट्री जब प्रोडक्ट बना के निकालती है तो उनकी कॉस्ट इतनी ऊपर होती है कि वो चाइना के प्राइस को मीट ही नहीं कर पाते। चाइना का माल जो मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रहा है उतने का तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर को पड़ नहीं रहा माल बनाने में, उससे महंगा तो उसको पड़ रहा है। प्रॉफिट तो बात की बात, समझ आ रही बात? तो गवर्नमेंट की क्या तगोदो है, गवर्नमेंट की क्या एफर्ट्स लग रही होती है? गवर्नमेंट की एफर्ट्स इस नौयत की लग रही होती है कि किसी तरह कॉस्ट गिराए। कैसे गिराए? कि आहिस्ते आहिस्ते करके ऑयल एंड गैस से डिपेंडेंसी खत्म करे और दूसरी तरफ पावर रिसोर्सेज की तरफ जाए। तो गवर्नमेंट किस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर अंडरटेक करने की कोशिश करती है? जैसे कि डैम बनाना है। डैम के बहुत फायदे हैं। एक तो डैम पानी स्टोर करता है बहुत सारा, ठीक है ना, पानी स्टोर होगा मतलब बह नहीं जाएगा, वरना कहां बह जाता? बहते 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 बहराए अरब में बह जाता, अरेबियन सी में बह जाता ना। तो पानी राइटली स्टोर हो रहा होना, कितने तूफान आ जाते हैं लेकिन वो पानी स्टोर ही नहीं हो पाता है। तो एक तो पानी स्टोर ना होने की वजह से, डैम्स ज्यादा ना होने की वजह से पानी बहता है और सारा कबाड़ा कर देता है, बस्तियां तबाह कर देता है, फॉरेस्ट तबाह कर देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, जमीनें सारी एग्रीकल्चरल लैंड में पानी पानी हो जाता है, इतनी सारी खेती बाड़ी तबाह कर देता है पानी, क्योंकि वो स्टॉप ही नहीं हो पा रहा किसी डैम्स के जरिए। नंबर 1 तो एक तो वो डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं अगर डैम बना ले। दूसरी चीज, डैम बनाने का फायदा क्या? पानी स्टोर हो गया तो इसका मतलब जब पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही, पाकिस्तान में पूरे साल बारिश नहीं होती है, गिने चुने महीनों में ही होती है बस, तो पूरे साल पानी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, डैम ने पानी स्टोर कर लिया। फिर तीसरा फायदा, डैम से जब पानी गुजरता है तो ठीक ठाक बिजली बनाता है वो। तो पाकिस्तान की बिजली बन सकती है डैम्स होने से, पानी स्टोर हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, जहां जहां पानी शॉर्ट है वहां मिल भी जाएगा फिर, और पाकिस्तान के जितने सैलाब वैलाब आते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन को भी रोक सकते हैं डैम्स। लेकिन क्यों नहीं बनते? डैम बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मकरूज मुल्क के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डैम, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, समझ आ रही है? तो इस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए कोई पार्टी उसको सस्टेन कर ही नहीं पाएगी डैम वैम बनाने को। लोग
लोग ये बड़ी तारीफ करेंगे, नहीं अच्छा है भाई डैम बना रहे, लेकिन भाई रोटी कितनी महंगी कर दी, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे डैम तक, तो लोग ये वाली बातें कर रहे हो अगर, तो फिर ऐसा पॉलिटिकल लीडर, उसको तो खतरा हो जाएगा ना, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर डैम में लगा दिया अगर इतना महंगा हो गया और सब, समझ में आ रही बात, कितनी कनेक्टेड है चीजें आपस में। बहरहाल तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की बिचारी है, क्योंकि दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजली। इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजली। आज के दौर में अगर बिजली फ्रीली अवेलेबल है ना, ट्रेड की, इंडस्ट्रीज के बाद ट्रेड क्या होता है, तिजारत, माल बन गया बेचना भी तो है। तो आप गौर करो, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ अखज करना, ठीक है, इंडस्ट्रियल इसमें जो नेचुरली अखज किया गया है उससे उसके जरिए कुछ बनाना, और ट्रेड जब बन गया उसको बेचना, तिजारत। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गई, या एक शहर से दूसरे शहर बिक रहा है, इसमें सब कुछ इस तरह का आ गया। पाकिस्तान में किस तरह तिजारत होती है। उसके बाद वाला यूनिट आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लफ्ज आ जाए तो उससे आपके जहन में क्या क्या आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपके जहन में आना चाहिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट से आपके जहन में आना चाहिए एयर ट्रैवल, ट्रैवल बाय लैंड और सी या दरिया वगैरह भी कर लो, वाटर, ट्रैवल बाय वाटर, ठीक है। कम्युनिकेशंस के अंदर अगर मैं निकालूं तो इसके अंदर आपके जो है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें टेलीफोन हो गया या वायर्ड, उसके जरिए आप टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट के जरिए भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है ना सारी, ये सब आना चाहिए इस जहन में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जहन में आने चाहिए। इसके अलावा भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ जहन में आ रहा है तो आपके ये वाले नेटवर्क जहन में आने चाहिए, जैसे कि यूटिलिटीज जो होती है ना आपकी, जो यूटिलिटीज होती है, जैसे कि सेवेज का निजाम, सीवेज भी कहलाता है, सेवरेज भी कहलाता है, सीवरेज। तो ये सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या आपकी गैस की पाइपलाइनें जो है, जो घर पे गैस आती है, ठीक है, तो उसकी पाइपलाइनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सही है। इसी तरीके से जो आपका पानी घर तक आता है, पानी की लाइनों के जरिए वाटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर में बिल आते हैं ना सारे, वो सोच लो। गैस का बिल आता है, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर जहन में आता है, पानी का बिल आता है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर जहन में आता है, बिजली का बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, डैम से या जहां भी ये पावर प्लांट्स के अंदर वो फर्नेस ऑयल या ऑयल एंड गैस बर्न होकर बिजली बन रही है, वहां से बिजली ट्रांसफार्मर्स के जरिए, तारों के जरिए, बड़े बड़े पोल्स के जरिए जाके ना छोटे छोटे गलियों तक पहुंच रही है, या बड़े बड़े पावर हाउस तक पहुंच रही है, फिर पावर हाउस से मजीद आगे जाके गलियों तक पहुंच रही है, जिसमें सारे खंबे लगे हुए, खंबों पे तारे आ रही है, उन तारों के जरिए आपके घर के मीटर तक आ रही है, और उसके जरिए आपके घर के अंदर, यही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अंडरग्राउंड पाइपलाइनें हैं पानी की, सही है, तो जिसके जरिए पानी आता है, अगर आता है, जब आता है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस की जो लाइनें आ रही हैं घर तक। सेवेज की लाइनें जो आ रही है, लेकिन उसको आ रही है से बेहतर लफ्ज बोले जा रही हैं, जो घर से सेवेज की लाइनें जा रही है, क्योंकि उसके जरिए जाता है एक्चुअली, ठीक है। और सेवेज की लाइनों के जरिए फिर जो नाले होते हैं वहां तक, जो पूरे नाले बने हुए होते हैं, वहां तक नदियों तक पानी जाता है, और उसके जरिए बह के समंदर तक डिस्पोज ऑफ होता है वो जाकर पानी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है मेनली ये चैप्टर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से, गैस बिजली ये वाले नहीं है, वो ऊपर चले गए। ये कौन सा है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ट्रैवलिंग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बातचीत का, इंफॉर्मेशन की ट्रैवलिंग और इंसानों की और माल की ट्रैवलिंग। इंसान और माल जो है ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल होता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन से, इंटरनेट के जरिए या टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। टेलीकम्युनिकेशन क्या है, टेलीफोन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में और क्या क्या गया, घर पे जो कम्युनिकेशन मैंने बोला, अच्छा इसमें टेलीकम्युनिकेशन का जिक्र है सिर्फ, चलो खैर। अगला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान में बर्थ रेट क्या है, पाकिस्तान में डेथ रेट क्या है, पाकिस्तान में चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या चल रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब पैदाइशी बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटी उम्र में, उनका मर जाना। तो जिस मुल्क का चाइल्ड मोर्टेलिटी ऊपर होता है, उस मुल्क के हेल्थ सिस्टम के अंदर फ्लॉ है, वीक है वो हेल्थ सिस्टम।
क्लियर है? तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसी तरीके से पाकिस्तान के यहाँ एवरेज डेथ रेट क्या है? एवरेज डेथ रेट एनुअल कितनी डेथ्स हो गई अगर ये, लेकिन एवरेज एज पाकिस्तान के अंदर क्या है, मैं अगर बात करूं एवरेज एज आपके जहन में क्या आती है? 63 से 65 है शायद, 65 इयर्स की एज एवरेज एज है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे ममालिक है जिसमें 80 से ऊपर एवरेज एज, उनका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। सही है? ये इस साइड को बिल्कुल भी अब आइडियोलॉजिकल साइड से कनेक्ट प्लीज नहीं कीजिएगा, फिर वो एक दूसरी बहस छिड़ जाएगी। उसको भी समझाया जा सकता है बड़े लंबे अंदाज में कि ये एज एवरेज एज से क्या होता है, वो तो अल्लाह ने जब लिखी होनी, अल्लाह ने जब लिखी तभी होनी है एग्जैक्टली पर आपका हेल्थ सिस्टम वजह बन रहा है, एक्सीडेंट वजह बन रहा है, या नहीं लिखी तो मुल्क से बाहर चला गया, अल्लाह ने ये लिख दिया सफर उसका किसी दूसरे मुल्क में, उसकी वहां एज लिखा, वी डोंट नो। ठीक है? तो बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल थ्रू आउट। अभी फिलहाल हम बात यहां पर कर रहे हैं जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, नंबर, आदाद और शुमार जिसे कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? आदाद ओ शुमार। आदाद अदद की जमा है, अदद मतलब क्वांटिटी, ठीक है ना? तो क्वांटिटीज के बारे में जितना भी डाटा होता है ना वो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एकेडमी के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जाए, ठीक है, कैसे कि बच्चे जो हैं वो आम तौर पे एकेडमी किस एज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल तमाम बच्चे जो कंप्लीट कर करके जा रहे हैं उन सबकी एज को लेके आए, टोटल किया तमाम एजेस को। मिसाल तौर पे 50 बच्चे गुजरे पास आउट के, कोई 12 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 17 साल की उम्र में, कोई जो है ना 14 साल की उम्र वगैरह वगैरह। ठीक है, 12 में से तो खैर कोई भी नहीं गुजरा, 14 मिनिमम था अभी तक का हमारा। तो ये सारे सबको फॉर एग्जाम्पल ऐसे 50 है अलग अलग एजेस के, उन सबकी एजेस को टोटल किया, तो लेट सपोज 50 की अगर एजेस को टोटल किया तो लेट सपोज 800 आया, 800 ईयर्स टोटल एज आई, उसको डिवाइड कर दिया 50 से, 0 0 से कट गया, 5 कितने सा 5 4 16 are 5 16 are 80 ना, तो 16 इयर्स है उस, ये जो हमने निकाला ये स्टैटिस्टिकल डाटा से निकाला। ये कौन सा डाटा है? स्टैटिस्टिक्स, ये जो कलेक्टेड डाटा, उस कलेक्टेड डाटा को फिर के ऊपर कोई हमने कोई फार्मूला लगाया और निकाला कि एकेडमी से पास आउट होने की एवरेज एज 16 है। सही? एनीवेज, तो स्टैटिस्टिकल डाटा इस्तेमाल होता है बेतहाशा पॉपुलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ना सिलेबस का कुछ टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से हमने देखा है। अब इसके अंदर अगर हम आए कि इनकी डिटेल्स क्या दी हुई है यहाँ पर, उसके अंदर आने से पहले पेपर का पैटर्न भी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपका जो एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसका जो पेपर पैटर्न है 2025 के अंदर जो होना है, ये मैं इसलिए ईयर आपको मेंशन कर रहा हूं क्योंकि चेंज भी हो सकता है बाद में, मोटे मोटे चेंजेस नहीं आते लेकिन फिर भी 2025 में एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या होना है? कैंडिडेट्स आंसर 3 क्वेश्चंस, एक कितने का? 25 मार्क्स का, फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 5, 5 में से कितना आंसर करना है? 3 क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट पार्ट्स, ईच पार्ट में बी डिवाइडेड इनटू मोर सब पार्ट्स। तो हर क्वेश्चन 4 सेपरेट पार्ट्स में, और हर सेपरेट पार्ट और पार्ट्स में भी हो सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन 1 है तो 1A 1B 1C 1D ये तो है ही, इसके अलावा 1A का पॉइंट 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे आ सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1A का 1A का 2, ठीक है, सब पार्ट्स के सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो करना है ना सवाल सॉल्व, फिर वो पूरा सॉल्व करना है। जो चूज कर लिया 5 में से सॉल्व करेंगे तो वो करना पूरा सॉल्व है। ठीक है, अच्छा, रिक्वायर्स द एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज रिसोर्सेज इन द क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है कि कैंडिडेट की इस एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है इस पेपर में कि क्या वो जो डाटा दिया हुआ है सवाल के अंदर, सवाल में डाटा किस नौइयत का है? नंबर्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, किसी जगह की तस्वीर दे दी, ठीक है, उस डाटा को समझ पा रहा है कि नहीं, इंटरप्रेट कर पा रहा है कि नहीं, अपने समझ के अपने अल्फाज में इंटरप्रेट कर पा रहा है कि नहीं। मसलन अगर ट्रेड का चैप्टर है, उसके अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ के अंदर बताया हुआ है फॉर एग्जांपल 2016, 2017, 2018, ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट्स के बारे में ये लाइन यूं गुजर रही है,
तो क्या वो ये बता पा रहे हैं कि 2016 से एक्सपोर्ट गिरी 2017 में और उसके बाद 2018 में दोबारा बढ़ गई? सही है, इतना बेसिक है ना। हाँ, जब उसमें अंदर देखेंगे तो इतना मुश्किल है नहीं है सब कुछ, बस राइट टर्मिनोलॉजीज के साथ, सही अल्फाज के चुनाव के साथ वो बात इंटरप्रेट करनी है अपने अल्फाज में। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। फिर देयर मे बी डायग्राम्स दी हुई हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताई, ग्राफ और डायग्राम हो सकते हैं, मैप हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, मैप दिया हो सकता है। मैप के अंदर पूछ ले कि ये फलां जो लोकेशन मार्क की हुई है बताओ ये क्या है, तो आपने मार्क करके उस लोकेशन के ऊपर देख लिया, और हो सकता है वो कोई डेजर्ट एरिया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल अर्थ के अंदर जाऊं और लेट सपोज तो क्या वो ये बता पा रहे हैं कि 2016 से एक्सपोर्ट गिरी 2017 में और उसके बाद 2018 में दोबारा बढ़ गई? सही है, इतना बेसिक है ना। हाँ, जब उसमें अंदर देखेंगे तो इतना मुश्किल है नहीं है सब कुछ, बस राइट टर्मिनोलॉजीज के साथ, सही अल्फाज के चुनाव के साथ वो बात इंटरप्रेट करनी है अपने अल्फाज में। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। फिर देयर मे बी डायग्राम्स दी हुई हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताई, ग्राफ और डायग्राम हो सकते हैं, मैप हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, मैप दिया हो सकता है। मैप के अंदर पूछ ले कि ये फलां जो लोकेशन मार्क की हुई है बताओ ये क्या है, तो आपने मार्क करके उस लोकेशन के ऊपर देख लिया, और हो सकता है वो कोई डेजर्ट एरिया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल अर्थ के अंदर जाऊं और लेट सपोज ये एरिया मार्क कर लिया, और पूछा ये कौन सा एरिया बताओ, एरिया ए कौन सा एरिया, ये पूछ लिया क्या है बताओ ये जगह, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है बलूचिस्तान का डेजर्ट है, खारान डेजर्ट। ठीक है जी, ये इस तरह का कोई सवाल दे सकता है, मैप मार्क कर ले। हो सकता है वो मैप के अंदर से ना आपसे जो है ना ये पूछ ले कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बता दोगे ये ग्रीन वाला हिस्सा वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेजिटेशन का मतलब हरियाली, ठीक है ना, वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन वाले हिस्सा, क्या हरियाली है वहां पर। वजह पूछ ले अगले सवाल में, क्या वजह है यहां पर हरियाली होगी, तो क्या वजह होगी, वहां से रिवर गुजर रहा है, इंडस रिवर सिस्टम गुजर रहा है। ठीक है जी, तो बहरहाल इस तरह से कुछ हो सकता है। रिक्वायर्स एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकें। इवेल्युएट और एनालाइज क्या होता है वो हम वक्त के साथ देख लेंगे आगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है ना, पार्ट डी होता है। पार्ट डी ऑफ ईच क्वेश्चन स्पेसिफिकली असेसेस एनालिसिस एंड स्किल्स। आपका जो पार्ट डी है सवाल का, वो थोड़ा सा नंबर्स भी उसके ज्यादा होते हैं, वो देखता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, बात को दो बातों को आपस में वजह कैसे बनाते हो, एक बात की वजह दूसरी बात को कैसे बनाते हो, और उसका नतीजा कैसे निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल कि सवाल ने पूछ लिया कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पस्ती का शिकार क्यों है, जवाल पजीर क्यों है, मतलब डिक्लाइन पे क्यों है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन बिजली सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है। और बिजली पाकिस्तान में इतनी एक्सपेंसिव है, जो और उसके एक्सपेंसिव होने की वजह है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड इज फ्रॉम ऑयल एंड गैस, which is very expensive because it is imported. So because of the imported cost, because of the cost of imported oil and gas, the electricity is expensive, because of which the industry is not able to make cheap goods, and due to expensive goods Pakistan is not able to competition में compete नहीं कर पाता in the international market. That's why Pakistan exports are declining. Yeah, that's why Pakistan exports don't increase.
ये जो आपने किया ना, बात को बात से पूरा जोड़ के मिला, ये हो गया आपका एनालिसिस, और आप एनालिसिस के साथ इंटरप्रेट कर पाए। तो ये पेपर पैटर्न है, और इस सिलेबस को एक स्टेप और डिटेल के अंदर अगर देखने लग गए हम, जो कि नीचे है, ये ऊपर हिस्ट्री का है पेपर 1 का, उसके बाद आ जाता है ये पेपर 2 का सिलेबस। तो उसमें एक स्टेप और अगर हम डिटेल में चले गए तो मैं पूरा पढ़ा ही दूंगा। फिर ये जो है ना, अब सिलेबस का एक एक पॉइंट, इसको हम कवर करेंगे हमारे तमाम लेक्चर्स के अंदर। रिकमेंडेड मेरे तमाम कोर्सेज के अंदर यही होता है कि पहले पूरे कोर्स को गो थ्रू कर लो, उसके बाद पास पेपर्स पे आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं छठे यूनिट की इंफॉर्मेशन आपको पहले यूनिट के क्वेश्चन के आंसर में हेल्प कर देती है। क्योंकि बार बार पाकिस्तान के मैप के ऊपर बात हो रही होगी, बार बार चीजों की एक से एक बात को दूसरी बात से हम जोड़ रहे होंगे, तो जब ये कंप्लीट सब्जेक्ट की नॉलेज जमा हो जाएगी और उसके बाद जब आप आंसर देना शुरू करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होंगे आपके, एज कंपेयर टू कि अगर आपने एक यूनिट कर लिया या एक चैप्टर कर लिया और उसके बाद फौरन उस चैप्टर के टॉपिकल सॉल्व करना शुरू हो गए, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि क्योंकि उस वक्त जो आंसर दोगे ना, उस एक यूनिट आपने कवर किया, तो जो आंसर दोगे महदूद नॉलेज का होगा वो। लेकिन पूरा अगर कंप्लीट कर चुके कोर्स वर्क को, और नोट से भी, इसके बाद नोट से भी तो पढ़ना है ना, नोट्स भी तो आपको प्रोवाइडेड होंगे, तो लेक्चर के बाद नोट से आप उसको ही पढ़ोगे उस सेम चीज को, तो फिर क्या होगा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद आप उसके सवाल जवाब एज अ होल सॉल्व कर सकोगे। सो विद दैट ये वाला लेक्चर एंड होता है।